Hi friend, welcome to the NVS Academy. Myself Akash Chaudhary. Today we will going to discuss about the strength of material. Basically ये strength of material का एक इंट्रोडक्शन वीडियोस है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है. आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेज में कॉमन है. एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपको पढ़ने को मिलेगा और सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने को मिलेगा. सबसे पहला बात ये होता है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पहले एनालाइज करते हैं कि उसका वेटेज कितना है डिफरेंट एग्जामिनेशन में. अगर आप गेट, ईएससी और जेई ये सब का अगर एनालिसिस कीजिएगा अगर किसी भी पेपर का, तो उसमें आप देखिएगा कि या सिविल हो या मैकेनिकल हो, दोनों में एटलीस्ट 10%, ठीक है ना, एटलीस्ट 10% जो होते हैं क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही पूछे जाते हैं. मतलब ये तो फिक्स हो गया कि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लेते हैं आप कंप्लीटली एनालाइज कर लेते हैं, तो जितना भी मार्क्स का वो एग्जाम होगा उसमें आपका 10% क्लियर है. ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल का हो या चाहे वो सिविल का हो, कोई भी हो, क्लियर हो गया. तो ये भी बात जानना जरूरी है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 10% विजिट है, तो भाई कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना बड़ा कोर्स है. देखिए 10% विजिट है, आपको 10 डेज टाइम देना होगा. ठीक है, 10 डेज मतलब हर दिन आपको 8 घंटे 10 दिन आपको टाइम देना है. क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं, कहीं भी आप जॉब करें चाहे कुछ भी करें, आपको 8 घंटे टाइम देना पड़ता है. ठीक है, डेली. तो उस 8 घंटे का आपको यहाँ देना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए. और डेली आप 8 घंटा टाइम दीजिए, 10 दिन के अंदर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट. ठीक है, अगर मैं वादा आपको करता हूँ, गारंटी मैं दे सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि अगर आप डेली 8 घंटा, मतलब डेली मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर एन एवरेज 8 घंटे डेली आप टाइम देते हैं 10 दिन के अंदर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा. और आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, चाहे वो गेट का हो चाहे एसी का, मुझे उम्मीद है कि आप 90 to 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा. बशर्ते आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पैटर्न पे हम लोग यहाँ बताएंगे, जिस पैटर्न पे हम लोग आपको यहाँ समझाएंगे, आप उसको सिर्फ फॉलो करना है. ठीक है, पैटर्न क्या है भाई पढ़ने का? हर एक लेक्चर होगा, हर एक लेक्चर के अंदर आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताए जाएंगे और उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो कराए जाएंगे. न्यूमेरिकल कराते समय आपको टाइम दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए. आप उस टाइम को यूटिलाइज करके आपको देखना है कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व है. अगर सोल्व हो जाता है तो आप मैच कराइए. ठीक है, सही पैटर्न में बना रहे हैं, सही सीक्वेंस है कि नहीं, उसको किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको और शॉर्ट आउट किस तरह से मतलब शॉर्ट में उसको सोल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को देखिए. अगर नहीं सोल्व होता है तो आप देखिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं. ठीक है, ऑनलाइन जब न्यूमेरिकल सोल्व होगा आपको ये बेनिफिट होगा. ठीक है, ऑनलाइन के अलावा आपको एक चीज़ भी और ध्यान रखना है कि जब भी लेक्चर हो रहा उस समय आप इस पे फोकस ना करें कि मेरे को नोट्स बनाना है. नहीं, बिल्कुल नहीं, नोट्स का चक्कर आप बिल्कुल हटा दीजिए. आप पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. नोट्स के लिए मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म, जितना भी लेक्चर होगा उस लेक्चर का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा एक पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे वो भी मैं अटैच कर दूंगा वहाँ पे. इसके बाद जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक गूगल फॉर्म होगा. ठीक है, उस गूगल फॉर्म को क्लिक करना है. गूगल फॉर्म को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको जो भी लेक्चर में आप पढ़ेंगे उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन दिए होंगे. ठीक है, उस क्वेश्चन को, उस सीक्वेंस जो भी सेट होगा क्वेश्चन का, आप उसको सोल्व कीजिएगा. वो जो भी सेट होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा, या तो प्रीवियस ईयर का होगा, या तो आप बोल सकते हैं कि मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत जरूरी है. ठीक है, आप उसको सोल्व कीजिए. सोल्व करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए. जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपका जो भी आंसर होगा वो करेक्ट, उसको करेक्ट बता दिया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स शीट भेज दिया जाएगा. ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा मैं कितना सोल्व कर पा रहा हूँ, और आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सोल्व कर पाइएगा. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपका बढ़ जाएगा. दूसरा हमको फायदा ये हो जाएगा कि हमको फीडबैक मिल जाएगा कि भाई मैं जो लेक्चर डिलीवर किया हूँ उसमें आप कितना उसको ग्रैप्स कर पाए, कितना उसको सीख पाए. ठीक है, दोनों लोग के लिए बेनिफिशियल है. और एक बात यहाँ पे जरूर मैं आपको मेंशन करूंगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि अब कोई भी एग्जामिनेशन में मिनिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होता है. पर्टिकुलरली अगर मैं गेट की बात करूँ तो अब अगर आप गेट का प्रीवियस ईयर निकालेगा तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब 10% से अधिक नहीं होंगे. ठीक है, अगर 100% स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है क्वेश्चन, उसमें 100% में आपको 10% ही आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, 90% आपको न्यूमेरिकल बनेंगे. तो इसलिए आपको जितना भी नंबर ऑफ टाइम अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा. प्रैक्टिस से आपको टाइम मिनिमाइजेशन, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाइएगा और निगेटिव मार्किंग का चांस भी बहुत कम होगा. ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ. ठीक है, अब ये बात है नेक्स्ट की
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग किस एस्पेक्ट से पढ़ेंगे? क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनाने के लिए एस्पेक्ट से पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एस्पेक्ट से ही नहीं पढ़ेंगे, हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से उसको समझेंगे। इसलिए क्योंकि अगर जब हम उसको इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से समझेंगे तो हमारे साथ वो लंबे दिन तक याद रहेगा, ठीक है। ज़्यादा हमको क्रैमिंग नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला को, ठीक है, एक आइडिया के साथ वो जुड़ा रहेगा, ठीक है। जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूलाज है, वो एक आइडिया के साथ जुड़ा होगा तो हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर को जब डिजाइन किया गया होगा तो ये सोचकर किया होगा कि इस पर लोड आएगा, ठीक है, लोड जैसे ही पड़ेगा तो वो इसको सस्टेन कर पाए, फेलुअर ना हो इसका, ठीक है, और इसका डिजाइनिंग लुक में देखने में काफ़ी अच्छा लगे, लोड भी सह पाए, फेलुअर ना हो, ठीक है। ये चीज़ दो कॉमन चीज़ होगा। और इसके अलावा भी कई बात पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये दो नॉर्मल चीज़ अगर हम तो सकते हैं, एक तो प्लेट देखने में अच्छा लगे, दूसरा फेलुअर ना हो, ठीक है, सस्टेन कर पाए, जो लोड उस पर अप्लाइड होने वाला है उसको सस्टेन कर पाए, ठीक है। अब इस चीज़ को बनाने में एक तो डिजाइनिंग सेक्शन आया है और दूसरा डायमेंशनिंग का। डिजाइनिंग वाले उसको लुक को डिफाइन कर दिए हैं, और जो डायमेंशनिंग करने वाला है उसको प्रॉपर डायमेंशन दिए हैं ताकि वो फेलुअर ना हो जाए, ठीक है। अगर ये इंजीनियरिंग एस्पेक्ट उसमें नहीं लगाते हैं, सिंपल हमको बनाना होता है, तो क्या करते हैं कि हेवी पूरा स्टड कॉलम लगाकर पूरा एकदम बना दिए थे स्ट्रक्चर, भाई कितना भी लोड लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी लगा, ठीक है। लेकिन उससे करने से क्या होगा, वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। सेफ तो हो जाएगा, ओवर सेफ हो जाएगा, सेफ ही नहीं होगा, वो ओवर सेफ हो जाएगा बट इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। लेकिन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल भी हो और प्लस में सेफ भी हो। सेफ तो भाई कंपलसरी है, प्लस में इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को इकोनॉमिकल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, डिजाइनिंग वाले तो आपको लुक वाइज बना दिया भाई, चलो इस तरह का दिखेगा, इस तरह का होगा, वो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें सिलेंड्रिकल शेप का कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल शेप का कॉलम लगा हुआ तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। हॉलो होगा, सॉलिड होगा, अगर हॉलो होगा तो उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल डायमीटर कितना होगा, एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, ये सारा चीज़ कौन एनालाइज करेगा भाई, ये कौन इसको बताएगा, वो बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लीजिएगा, कंप्लीटली समझ लीजिएगा, तो आप इस सब चीज़ को प्रॉब्लम को सिंपली डील कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना उसका डायमेंशन रखना है ताकि वो सेफ हो। अगर आप डायमेंशन को रखिएगा मिनिमम करके अच्छे से बनाकर, तो वो आपको ऑलरेडी अगर मटेरियल कम लगेगा तो आपको इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी बात होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दो वर्ड के आसपास ही घूमता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसी के आसपास हमेशा घूमेगा, चाहे कितना भी ये बड़ा हो। 9 या 10 टॉपिक शायद होते हैं, 9 या 10 ही टॉपिक है, 9 या 10 टॉपिक है, ठीक है। ये 9-10 टॉपिक का जो भी है, ये 10 टॉपिक कहाँ पे घूमेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के आसपास ही घूमेगा। क्या बात है भाई, क्यों इसके आसपास ही घूमता है, आइए हम इसको समझते हैं। आइए डिस्कस करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम स्ट्रेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू द अप्लाइड लोड, ठीक है। ये तो डिफिनेशन हुआ। आइए हम उसको समझते हैं, ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक क्यूबोइडिकल शेप का एक बॉडी है, ठीक है। मैं उस पर पी फोर्स इधर से अप्लाई करना स्टार्ट किया, अब पी फोर्स उधर से भी अप्लाई करना स्टार्ट किया, दोनों तरफ से, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के कारण क्या होगा कि बॉडी डिफॉर्म हो सकता है, माइट भी डिफॉर्म हो सकता है, ये पॉसिबल है कि वो डिफॉर्म हो जाए, या ये हो सकता है कि एक्सेसिव लोड हो तो वो फेल हो सकता है, मतलब फ्रैक्चर इसमें आ सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकता है, या तो हो सकता है डिफॉर्म भी ना हो, ठीक है। 3 केस बन सकता है। अगर डिफॉर्म नहीं भी हुआ, अगर डिफॉर्म हो भी गया या फेलुअर भी होगा, तो उसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। जो अंदर में जो डेवलप हो रहा है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ही सारा चीज़ इसको डील कर रहा है, ठीक है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। मैं ये वॉल है, ठीक है, इस पर बोर्ड माउंटेड है, मैं इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, इस तरह से मैं पुल कर रहा हूँ, ठीक है। पुल करने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, या तो इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, ना इसमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ जो हमको आंखों से दिख पाए, ठीक है। वो ऐसा कुछ मेरे को दिखने का नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई तो होगा जो अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो डिफॉर्म नहीं हुआ। अगर कोई नहीं लगाता तो डिफॉर्म हो जाता या डिस्प्लेस हो जाता, कुछ तो होता। तो ये कुछ नहीं हुआ, कहने का मतलब अंदर से कोई ना कोई तो जरूर फोर्स लगाया हुआ,
कोई फोर्स लगा। अब अंदर में कौन है, कोई तो है नहीं, बस बॉडी है। तो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए उसको जो अप्लाइड लोड है उसको रजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, मैं जो डेवलप किया गया है इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ पी आई के साथ। ठीक है, ये जो पी है वो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है, जो पी आई है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है जो डेवलप किया गया बॉडी के द्वारा। ठीक है, अगर पी जो एक्सटर्नल लोड है, अगर पी पी से ज़्यादा हो जाता है, अप्लाइड लोड इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स उससे ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ पी डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उतना वो डेवलप कर लेगा अंदर रेजिस्टिव फोर्स। जब पी से ज़्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन दिखेगा। अगर पी जब तक पी आई के इक्वल होगा तब तक उसमें जो कोई भी बॉडी के शेप साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो पीआई जो डेवलप किया गया है उसका पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, जो पीआई डेवलप किया गया है उसका पर यूनिट एरिया, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो कितना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, उसी को ये स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेस को डील करते समय एक चीज हमेशा आपको देखना है कि वो लोड कैसा है। ठीक है, अलग अलग लोड हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग लोड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड इसका जस्ट बात डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। तो एक यहाँ पे चीज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोड भी हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लोड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेन के बारे में। जैसे मैंने इस पे लोड लगाया, लोड के कारण हो सकता है उसमें डिफॉर्मेशन आए। ठीक है, डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या, उसका साइज चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए। तो रिलेटिव चेंज जो हुआ पहले के केस से और अभी जो डिफॉर्मेशन होने के बाद जो चेंजिंग हुआ रिलेटिव चेंज, उस रिलेटिव चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को किस तरह से डिफाइन कर देंगे, स्ट्रेन को बोलेंगे इट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो रिलेटिव चेंज शेप एंड साइज को जो भी होगा उसमें वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि शेप में क्या चेंजिंग हो सकता है। अगर ये इनिशियल लेंथ एल है और ये कंप्रेसिव लोड लगाया है, हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव लोड इसके बारे में और ज़्यादा। तो अगर पी मैंने लोड लगाया, ये कंप्रेशन है, ठीक है, दब रहा है। कंप्रेसिव लोड लगाने के कारण जो सपोज करते हैं ये जो चेंज आया वो डेल्टा एल का आया, डेल्टा एल लेंथ वो सिकुड़ गया। ठीक है, तो ये जो डेल्टा लेंथ आया वो क्या है, इसका रिलेटिव चेंज कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या हुआ, रिलेटिव चेंज। ये रिलेटिव चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं स्ट्रेन को, और इस तरह से स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में साइज आया था और शेप, दो पैरामीटर था। अब साइज का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लीनियर हो सकता है, लीनियर चेंज, तो उसको लीनियर चेंज को क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन। अगर वॉल्यूमेट्रिक मतलब शेप में कोई चेंजिंग आता है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक चेंज बोल देंगे। अगर शियर फोर्स अगर लगाएं इस तरह से शियर डिफॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोल देंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसका, स्ट्रेन का। ठीक है, तो अब तक हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्लियर किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, ताकि हम लोग आगे इंटरेक्ट कर पाएँ इफेक्टिव वे में। अब आते हैं लोड। लोड जो होता है, अगर हम लोड को डिस्क्राइब करेंगे तो अलग अलग पैरामीटर होता है लोड को डिस्क्राइब करने के लिए। हो सकता है कि हम टाइम के बेसिस पे लोड को डिफरेंशिएट करें, हो सकता है कि हम उसको क्रॉस सेक्शन मतलब किस टाइप का वो क्रॉस सेक्शन है उस पर उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाएँ, क्लासीफाई कर पाएँ लोड को। लोड को क्लासिफाई करने के लिए एक और पैरामीटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हो सकता है कि आप एक पॉइंट लोड लगा दें, हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दें, इस तरह का मतलब अलग अलग पैरामीटर है। तो लोड को क्लासिफाई करने के लिए तीन पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे। एक होगा आपका पैरामीटर टाइम का, ठीक है, एक पैरामीटर होगा वो टाइम का, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा आपका क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, एक होगा क्रॉस सेक्शन का, और तीसरा जो पैरामीटर होगा वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग लोड को क्लासिफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं, पहले बोर्ड रफ करते हैं उसके बाद।
अब हम लोड को क्लासिफाई करेंगे। लोड को क्लासिफाई करने के लिए मैंने बताया था कि 3 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर हो सकता है कि आप टाइम के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कीजिए, सेकंड हो सकता है कि आप उसके क्रॉस सेक्शन पे उसको क्लासिफाई कीजिए, थर्ड हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे किस तरह से हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक डस्टर है और डस्टर पे क्या है कि एक मैंने इस तरह से कोई कैप रख दिया, ठीक है, कोई लोड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तब ये क्या है, इस पे परमानेंटली ये लोड लगा हुआ है, ठीक है, परमानेंटली लगा हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो अंदर में रेजिस्टिव फोर्स जो डेवलप हुआ होगा, जो लोड लगा हुआ है वो क्या है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, एकदम फिक्स है। और जो रेजिस्टिव फोर्स भी होगा वो क्या होगा, एकदम फिक्स होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो एक हो सकता है कि जो आप लोड लगाए हैं वो टाइम के साथ चेंज ना हो, एक हो सकता है कि जो कि टाइम के साथ चेंज हो। किस तरह से भाई टाइम के साथ चेंज होगा, इस तरह से मैंने उठाया डस्टर को, मैंने बार बार इस पर बीट करना स्टार्ट किया, क्या हो रहा होगा, थोड़ी देर के लिए इस पर लोड लग रहा होगा, फिर रिलीज हो गया, लोड लग रहा है, रिलीज हो रहा है। मतलब टाइम के साथ इस पर जो फोर्स जो लग रहा है, जो लोड लग रहा है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसके टाइम के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे अगर लोड को, तो हमारे पास 2 तरह के लोड होते हैं। एक होता है स्टैटिक लोड, ठीक है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है वो होता है आपका डायनेमिक लोड, अगर टाइम के बेसिस पे बोले तो, ठीक है, डायनेमिक लोड, स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड। एग्जांपल फॉर द स्टैटिक लोड इज डेड लोड। कोई भी लोड इस पर रखा हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, ठीक है, वो डेड लोड हो गया, वो स्टैटिक लोड का एग्जांपल। अब डायनेमिक लोड का एग्जांपल क्या है भाई, इम्पैक्ट लोड। इस तरह से मार रहे हैं, ये इम्पैक्ट लोड है, ठीक है। ये इम्पैक्ट लोड किसका एग्जांपल हो गया, डायनेमिक लोड का। इम्पैक्ट लोड के अलावा इसमें बोल सकते हैं कि आपका एक होता है फटीग लोड, ठीक है। फटीग लोड भी क्या होता है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अब ये हो सकता है आप लोग फटीग लोड नहीं जानते हो तो आपको समझाते हैं फटीग लोड। फटीग लोड क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई फ्लेक्सिबल चीज़, सपोज कीजिए कि ये एक वायर है, ठीक है, अगर आपको विजिबल हो तो, विजिबल होना चाहिए शायद। अगर ये एक वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको बार बार इस तरह से मोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर एक तरह से लोड लग रहा है, ठीक है ना, लोड के कारण ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वो जो लोड लग रहा है वो क्या हो रहा है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी क्लॉकवाइज में लग रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है, ठीक है। तो वो जो टाइम के साथ जो क्या हो रहा है, लोड का चेंज हो रहा है, ठीक है। लोड क्या होता है, लोड के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है लोड, जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं बोल रहा हूँ लोड चेंज हो रहा है, मतलब ये हो सकता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। ये आप कभी मत सोचिएगा कि अगर केवल फोर्स चेंज हो रहा है तभी वो डायनेमिक लोड, अगर फोर्स चेंज हो रहा है तभी डायनेमिक लोड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए सेम मैग्नीट्यूड के साथ, अगर मैं इस पर अभी कंप्रेसिव फोर्स P लगा रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं किसी चीज़ के मदद से अगर P फोर्स लगाकर इस पर टेंसाइल लोड लगा दूँ तो मैं बोलूँगा कि ये क्या है, डायनेमिक लोड है। क्यों डायनेमिक लोड है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है तो उसको डायनेमिक लोड के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि फोर्स क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक फटीग, ये भी एक डायनेमिक लोड है, लेकिन डायनेमिक लोड के अंदर इसको बोलते हैं क्या है, ये फटीग लोड है, ठीक है, फटीग लोड। और फटीग लोड का भी 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 वेरिंग पैरामीटर है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। तो हो सकता है कि जब फटीग लोड अप्लाइड किया है उस समय केवल मैग्नीट्यूड हो रहा है चेंज, हो सकता है कि केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हो सकता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो उसके बेसिस पे फटीग लोड को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन डिजाइन के अंदर, ठीक है। इसको डिटेल में इसका स्टडी करना है, फटीग लोड का, डायनेमिक लोड का डिटेल स्टडी करना है मशीन डिजाइन के अंदर। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे स्टैटिक लोड के अंदर, हमेशा मान के चलेंगे जो लोड है वो क्या है, स्टैटिक लोड है, ठीक है। अब आते हैं हम क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे। भाई क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे किस तरह से लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर ये सपोज कीजिए कि एक मेरे पास मेंबर है, ठीक है, ये एक मेंबर है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए डस्टर को लेता हूँ। सपोज कीजिए कि इस तरह से एक डस्टर रखा हुआ है। अब ये डस्टर पे जब मेरे को लोड अप्लाई करना है तो मैं हो सकता है कि लोड इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा लोड जो है वो परपेंडिकुलर, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया ना, ये मेंबर हो गया, इस मेंबर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो हो सकता है मैं ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन लोड अप्लाई करूं, ठीक है, या हो सकता है कि मैं इस तरह से लोड अप्लाई करूं, ठीक है,
पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, उसके पैरेलल में अप्लाई कर दो लोड। तो ये दो तरह से क्रॉस सेक्शन पे लोड अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे लोड को जो क्लासिफाई किया गया है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होगा आपका नॉर्मल लोड, ठीक है। नॉर्मल कब बोलेंगे नॉर्मल लोड है वो, जब आपका जो लोड होगा वो परपेंडिकुलर टू द जो लोड होगा वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होगा, तब उसको बोलेंगे वो क्या है, नॉर्मल लोड है, ठीक है। अगर जो लोड होगा वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, वो कौन सा लोड है, शियर लोड है। क्या है, शियर लोड, ठीक है, शियर लोड। अब आइए नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। अब नॉर्मल लोड के अंदर भी एग्जांपल हो सकता है बहुत सारा। कैसे हो सकता है भाई, अलग अलग क्लासिफिकेशन नॉर्मल लोड के अंदर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि आप जो टेंसाइल लोड ये हो सकता है कि आप इस तरह से इसमें पुल कर रहे हो लोड से, ठीक है, या हो सकता है पुश कर रहे हो। तो अगर आप पुल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव लोड। अगर मैं इस तरह से पुल करूं लोड लगाकर इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, ये कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। अगर मैं इसको पुश करूं, ठीक है, सॉरी पुल करूंगा तो इसको बोलूंगा टेंसाइल लोड है। अगर मैं इस तरह से पुश करूंगा तो इसको बोलेंगे क्या है, कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। तो टेंसाइल लोड का नॉर्मल लोड के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होता है। एक होता है टेंसाइल लोड, ठीक है। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट को अगर आप पुल कर रहे हैं तो उसमें कौन सा लोड लगेगा, टेंसाइल लोड लगेगा। अगर आप पुश कर रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अगर पुल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव लोड अप्लाइड है वहां पे, कब, जब पुश करेंगे, ठीक है। अब ये होगा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। अब ये हो सकता है कि जैसे मैं ये जो मेरा बॉडी है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे जब लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे जब लोड अप्लाई कर रहे हैं तब का केस हो सकता है टेंसाइल और कंप्रेसिव। बट अगर आप इसके सेंटर पे अप्लाई ना करके थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जैसे मैं इसका अगर मैं सेंटर बनाऊं तो यहाँ पे कुछ होगा, अगर आपको विजिबल हो तो इसका जो सेंटर होगा थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर। अगर मैं सेंटर पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो वो टेंसाइल होगा, ठीक है, एक्सियल टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड होगा। अगर मैं इसको सेंटर पे ना लगाकर सेंटर से थोड़ा सा इसेंट्रिक लगाऊं, ठीक है, जैसे मैं इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे इस तरह से लोड P अप्लाई कर दूं तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये जो नॉर्मल लोड है वो कैसा है, लोड है, एक्सियल लोड है। जो नॉर्मल लोड जो अप्लाई किए हैं वो किस कैटेगरी का है, वो एक्सियल लोड है, ठीक है, एक्सियल लोड है। अगर मैं इसी लोड को जो P लोड मैंने लगाया है, अब इसको मैं हटाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाकर जो मेरा लोड यहाँ पे था मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ई डिस्टेंस एबव, ठीक है, सेंटर से ई डिस्टेंस ऊपर जाकर मैंने लगाया जो लोड P, एक्सटर्नल लोड जो P लगाया, तो ये मैं बोलूंगा कि ये क्या है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। किस तरह का है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं पुल कर रहा हूं तो वो क्या है, टेंसाइल है। अगर मैं पुश कर रहा हूं तो वो क्या है, कंप्रेसिव है, ठीक है। अब ये जो पुश और पुल करने का जो बात है, ये हो सकता है कि आप सेंटर पे कर रहे हैं एक पॉइंट लोड लगाकर, या हो सकता है आप सेंटर से थोड़ा सा इसेंट्रिक होकर लगा रहे हैं, ठीक है। बात एकदम क्लियर समझिएगा। हो सकता है कि पुश या पुल जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो हो सकता है आप सेंटर पे ही कर रहे हैं, या ये सेकंड हो सकता है कि आप सेंटर से थोड़ा सा हट के इसेंट्रिक होके आप कर रहे हैं। अगर आप एक्सेंट्रिक होकर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ठीक है। अगर वो सेंटर पे हो रहा था बोलेंगे वो एक्सियल लोड है, ठीक है। अब अगर टेंसाइल हो रहा होगा, अगर मैं सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होके अगर मैं पुल कर रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा कि ये इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड है। क्या है वो है, एक्सेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे ही रखकर मैं पुल कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे एक्सियल टेंसाइल लोड है, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे ही कंप्रेसिव कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। अगर मैं इस सेंटर से थोड़ा सा हटकर अगर मैं पुश कर रहा हूं तो बोलेंगे इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव। इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाकर थोड़ा सा एकदम डिटेल में समझते हैं, ठीक है, डायग्राम सबको ज़्यादा क्लियर होगा।
बट इसको डायग्राम से हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बीच में सब हम लोग अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल लोड और शियर लोड के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। ये तो पता हो गया स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड के अंदर भी हो सकता है कि ये सब कैटेगरी आता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लोड का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे फिर से दोबारा। अब ये जैसे मैं ये एक मेंबर है, ठीक है, इस मेंबर में जो मेरा लोड है वो हो सकता है कि एक पॉइंट पे लगा दूं, ठीक है, एक पॉइंट पे लगा दूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट पे इस तरह से पी लोड में लगा दिया, ठीक है। तो ये मैं क्या बोलूंगा, एक पॉइंट लोड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग क्या बोल देंगे, हो सकता है कि आप एक पॉइंट लोड लगा दिए, ठीक है, या हो सकता है कि मैं जिस तरह से मैं ये है, ठीक है, ये मेंबर है, मैं इस पे इस तरह से फोर्स लगा दिया, तो एक बेसिकली ये क्या है, एक पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है। या हो सकता है कि मैं इस पे इस तरह से लोड ना लगा के कोई एक मेंबर, जैसे मैं इसको मैं इस तरह से इस पे रख दिया, तो ये क्या हो गया कि ये जो जितना इसका लोड होगा, ये लोड पूरे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या होगा, इसका जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो जो लोड है वो क्या हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, या हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शॉर्टकट में मैं लिखा हूँ। या हो सकता है कि आप इस तरह से ना कर रखकर कोई ऐसा आप मेंबर रख दें जो जिसका शेप यूनिफॉर्म नहीं हो। जैसे मैं एक मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोलगेट का है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक लोड है, ठीक है, एक अपना लोड होगा, हो सकता है ये 100 ग्राम का होगा, ठीक है। अगर इसका जो लोड है वो उसमें आप देखेंगे कि इस साइड में पूरा फिलअप है, इस साइड में ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा, मतलब इसका जो लोड होगा वो इधर ज़्यादा होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा लोड का वो इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। जैसे मैंने इस पे रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर जो लोड इस मेंबर पे, ये डस्टर पे जो लोड लग रहा हो, इधर कम लग रहा होगा और इधर ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये मतलब क्या होगा, वैरिंग लोड है। ये वैरिंग लोड में भी हो सकता है दो कैटेगरी हो, या तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड हो या नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो थर्ड कैटेगरी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ठीक है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। और जो फोर्थ कैटेगरी होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ठीक है, NUVL, ठीक है। यूवीएल यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, पॉइंट लोड हो सकता है, आपका UDL हो सकता है, UBL हो सकता है, NUVL हो सकता है। ये है चार कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको डिनोट करने के एक तरीका होता है, ठीक है, UDL है, UBL है, इस तरह से आपको तो लिख कर देगा नहीं, एक नोटेशन होता है जो कि हम लोग अभी देख लेते हैं। नोटेशन किस तरह से होगा, एक मेंबर इस तरह से बना देगा, ठीक है, ये इस तरह एक मेंबर हो गया, ठीक है। इस मेंबर पे अगर इस तरह का शेप बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, क्या है, UVL है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, UVL, ठीक है। इससे आप समझ जाइएगा। अगर जो शेप है उसमें इस तरह से बनाया हुआ है, जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इस तरह से दिखाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से, कहने का मतलब ये क्या दिखा रहा है, इधर जो लोड है इधर कम है, और जिस तरह से हम लोग इधर x डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लोड का वैल्यू है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये UVL का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, UVL का, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का। ये किसका एग्जांपल है, UVL का। इस तरह से आपको डिनोट करके देगा UVL, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। जो पिछला केस था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का था, ये किसका केस है, UVL का है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का है। नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का केस हमको दिखने को नहीं मिलता है स्टूडेंट ऑफ मटेरियल में, हम लोग के सिलेबस में ये है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम अब सीधे सीधे आते हैं किस पे, नॉर्मल लोड के अंदर डिटेल डिस्कशन करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो। एक इमेज से मैं आपको सारा क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं नॉर्मल लोड के बारे में, क्योंकि नॉर्मल लोड और शेयर लोड जो कि क्लासीफाई किए थे हम लोग बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हम लोग को यूजुअली पूरे स्टेशन में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी से स्टार्ट करना है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। नॉर्मल लोड को मैंने आपको बताया है, नॉर्मल लोड जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। सॉरी, जो हम लोग लोड अप्लाई करते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर क्रॉस सेक्शन बात करें तो वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका नॉर्मल लोड और दूसरा होता है शेयर लोड, ठीक है। नॉर्मल लोड जो होता है वो उसमें हो सकता है कि जो लोड लगे,
जैसे मैं ये मेरा मेंबर है, इस तरह से इसको इसी तरह से समझिए कि सेम मेंबर इस पे है बनाया हुआ प्रोजेक्ट करके। इस मेंबर पे अगर मैं इसके जो सेंटर होता है, क्रॉस सेक्शन का सेंटर, जैसे मैं ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन का ये एक सेंटर हो गया। अगर हम क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे लगाएंगे तो वो जो नॉर्मल लोड होगा, परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो वो नॉर्मल होगा, अगर पैरेलली लगाएंगे तो वो शियर होगा। अगर जो परपेंडिकुलरली लगाया हुआ फोर्स जो सेंटर से पास हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड। क्या बोलेंगे? एक्सियल लोड। अगर जो लोड अप्लाई किया गया है वो सेंटर से पास करेगा तो उसका हम लोग नाम देंगे क्या? एक्सियल लोड। ठीक है, उसका नाम देंगे एक्सियल लोड। अगर वो सेंटर से पास ना करके थोड़ा सा इसेंट्रिक होगा, जैसे में ये जो P1 है वो क्या है? ये P1 एक एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ सेंटर से ऊपर जाकर मैं एक फोर्स लगाता हूँ P2 एट ए डिस्टेंस E फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो हम लोग P2 को क्या बोलेंगे? P2 को हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड। अगर जो लोड है एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड, अगर वो लोड है जो सेंटर पे ना लगा तो थोड़ा सा इसेंट्रिक करके लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब ये जो एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड है या एक्सियल लोड है वो हो सकता है कि वो क्या हो? टेंसाइल नेचर का हो या हो सकता है कंप्रेसिव नेचर का। अगर पुल कर रहे हैं तो वो टेंसाइल नेचर का है, अगर पुश कर रहे हैं तो वो क्या है? कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, अब इसी को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये जो है P1 क्या है? ये कंप्रेसिव नेचर का है। इसको मैं थोड़ा सा इधर डायरेक्शन करता हूँ, एरो का डायरेक्शन अंदर बना हुआ। तो ये जो P1 है वो किस तरह का है? ये फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है, तो हम लोग उसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल टेंसाइल लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड। P1 जो क्या है वो एक्सियल टेंसाइल लोड है। P1 क्या है? एक्सियल टेंसाइल लोड है। जबकि P2 जो है वो P2 क्या है? इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इसेंट्रिक एक्सियल है, ठीक है, ये लोड कैसा है? इसेंट्रिक एक्सियल, इसका नेचर कैसा है? तो कंप्रेसिव है। ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। मैं इतना इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि हम लोग अगर लोड जब डायग्राम में अगर क्वेश्चन में बनाकर दिया रहा है, डायग्राम सीधे बना दिया है तो उससे आप इंटरप्रेट कर पाएं कि वो लोड किस तरह का है। ठीक है, वो लोड किस तरह का है। जो P2 है वो क्या है? इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। जो P1 है वो क्या है? एक्सियल टेंसाइल लोड है। अब इसी में एक और मैं बनाता हूँ, मैं P1 को हटाता हूँ, अब मैं इसके जगह पे कोई P3 लगा देता हूँ। ये P3 क्या है? टेंसाइल, पुलिंग हो रहा है, टेंसाइल नेचर का है। कहाँ पे लगा हुआ है भाई? तो सेंटर पे लगाओ, सेंटर से पास कर रहा है, नॉर्मल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। ठीक है, एक्सियल टेंसाइल लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड। ठीक है, ये हो गया किसके लिए भाई? नॉर्मल लोड के लिए। अब शियर में क्या होगा? शियर जो होगा वो किस तरह से लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, इस तरह से, क्रॉस सेक्शन के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगेगा, इस तरह से। ठीक है, अब जब क्रॉस सेक्शन से पैरेलल लगेगा तो वो भी हो सकता है कि जो पॉइंट लोड है वो किस तरह से पार करे? सेंटर से पार करे। ठीक है, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा इसेंट्रिक होकर पार करे, तो वहां पे भी हो सकता है जो शियर लोड हो वो इसेंट्रिक शियर लोड हो या हो सकता है शियर लोड हो, सिंपल शियर लोड हो। ठीक है, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा इसके डायग्राम में देखते हैं। इसको हटाते हैं हम। एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। एक्सियल लोड कब होगा? जब वो सेंटर से पार करेगा। अगर सेंटर से हटकर पार करेगा, जो लोड का जो डायरेक्शन है वो लोड से सेंटर से हटकर पार करेगा, उसको बोलेंगे इसेंट्रिक। अब आते हैं थोड़ा सा शियर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, शियर के केस में क्या होगा? अगर सपोज करते हैं इधर से कोई लोड P1 मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, P1 यहाँ पे लोड लगाया, ये जो P1 है, जो P1 लोड मैंने ये लगाया, ये क्या है? सेंटर से पार कर रहा है, और ये इसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, टू प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, पैरेलल है दोनों का। अब यहाँ पे क्या होगा? ये सेंटर से भी पार कर रहा है प्लस में पैरेलल है, पैरेलल दोनों का प्लेन होने के कारण क्या होगा? ये शियर हो गया। और सेंटर से पार कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल शियर लोड। सिंपल, इसको शियर लोड ही बोलते हैं, सिंपल शियर लोड। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा
सेंटर से इसेंट्रिक हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा हट कर, अगर मैं मानता हूँ यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस ई रखकर इधर से ये पास करे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, P2 लोड है, अगर ये P2 लोड थोड़ा सा सेंटर से हट कर इधर लगे तो इसको बोलेंगे इसेंट्रिक शियर लोड। क्या बोलेंगे इसको? जो P2 है वो किस तरह का है? इसेंट्रिक शियर लोड है, ठीक है। तो शियर लोड भी दो तरह का होता है, एक इसेंट्रिक शियर लोड होगा, एक सिंपल शियर लोड होगा। अब हम लोग डिस्कस जो और भी लोड होते हैं, जैसे में बेंडिंग कपल होता है, ट्विस्टिंग कपल होता है, इसको हम लोग जब पर्टिकुलर जब बेंडिंग का मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़ेंगे उस समय इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये जान लीजिए कि बेंडिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल भी होते हैं और ट्रांसवर्स शियर लोड होता है। ये सब कुछ अभी होते हैं जो लोड है, जो कि डिस्कशन के दौरान ही हम लोग पढ़ेंगे, ताकि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा लोड के अलग अलग क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग सीधे आते हैं अपना नेक्स्ट थीम पे। अब क्या करना है भाई, मैंने लोड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब लोड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया। अब हम लोग देखकर समझ सकते हैं कि वो किस तरह का लोड है, उस पर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम लोग को ये समझना है कि जब मैंने स्ट्रेस आपको बता रहा था, जब हम आपको स्ट्रेस बता रहा था, उस समय आपको बोला कि स्ट्रेस जो होता है वो लोड पर यूनिट एरिया होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर के केस में भी इसी तरह का होता है, ठीक है ना। प्रेशर भी होता है P/A। अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला P/A आपको देखने को मिलता है सिंपल। अगर प्रेशर का भी अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो उसमें भी आपको रहेगा क्या, प्रेशर को मैं P से ही डिनोट करता हूँ, यहाँ पे लोड को मैं Fi कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि प्रेशर और फोर्स लोड में डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ। यहाँ प्रेशर को हम लोग बोलते हैं F/A, ये भी F/A होता है, स्ट्रेस भी F/A होता है, मतलब लोड पर यूनिट एरिया, उसमें भी लोड पर यूनिट एरिया है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रेशर और स्ट्रेस में, स्ट्रेस कैसे प्रेशर से अलग है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आप आंसर दीजिए, ताकि हम लोग एनालाइज कर पाएँ आप कितना गैप किए हैं, ठीक है। और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपना आइडिया जो है प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का जो डिफरेंस का है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या गूगल फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।